के सिलेबस के लिए प्रोसीड करने जा रहे हैं. एंड फ्रॉम दिस द फर्स्ट टॉपिक अमंग्स द सिलेबस फॉर योर सेकंड सेशन एग्जामिनेशन वी कॉल अ माइक्रोबायोलॉजी. उसको क्या बोला जाता है, या नेम ऑफ द टॉपिक इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट विल बी द माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. Sorry. So, as far as the definition is concerned, microbiology, name itself indicating excuse me. Name itself indicating definition of microbiology. It is the science deal with the study of microbes or microorganisms. ठीक है. माइक्रोब्स मतलब कि जो स्मॉल होते हैं which we cannot see by naked eyes और open eyes से हम लोग नहीं देख सकते. से माइक्रोब्स का स्टडी करना. माइक्रो स्टैंड फॉर स्मॉल, बायो स्टैंड फॉर लाइफ एंड लॉजी स्टैंड फॉर साइंस. इसका मतलब माइक्रोबायोलॉजी क्या रहेगा? सिंपल, इट्स a branch of science or branch of medical science we call, which deal with the study of microorganisms. और कुछ definitions ऐसे भी दिया गया है कि deal with the propagation, isolation, identification of microorganisms. मतलब microorganisms के बारे में तो पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना exactly? So in that we can say that propagation मतलब कि multiplication, isolation, उनको अलग करके study करना, and identification कि कौन सा टाइप है. जैसे कि अभी कोविड का हम लोग बात करते हैं तो प्रोपोगेशन मतलब हम लोग देखेंगे कोविड वायरस कैसे ग्रो होता है. ठीक है. उसके बाद में आइसोलेशन, उसको आइसोलेट करके वैक्सीन वगैरह बनाए गए हैं. आइडेंटिफिकेशन में फिर कौन सा स्ट्रेन का नया स्ट्रेन या आगे जो पहले था कोविड वायरस का स्ट्रेन वो अभी अलग हो गया. आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन. सो ऑल टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वायरस. ठीक है. जो कि कोरोना वायरस है तो उसका हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखें तो प्रोपोगेशन को ग्रो होता है, कहाँ पे ग्रो होता है, उसके बाद में उसको अलग किया जाएगा, करके आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन सा स्ट्रेन है कौन सा नहीं है. इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. सो दैट विल अगेन द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. लेकिन एग्जैक्टली ये मैं स्टडी कर रहा हूँ. प्रोपोगेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोऑर्गेनिज्म वी आर अगेन कॉलिंग अ माइक्रोबायोलॉजी. और भी अगर स्पेसिफिक में बोला जाए तो साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग सभी माइक्रोब्स का स्टडी करना. उसमें से भी मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट रहेगी जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, व्हिच आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो इन माइक्रोब्स का स्टडी करना जो डिसीज कॉजिंग है वी कॉल पैथोजेंस और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उसका स्टडी नॉर्मली माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज कौन सा डिसीज कॉज करेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए वो स्टडी यूजफुल होता है. ठीक है. इन जनरल कुछ भी स्टडी करने से अच्छा कि स्पेसिफिक टारगेट्स दी माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिसीज व्हिच इज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना वी कॉल माइक्रोबायोलॉजी. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से वी व्यू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोग विल सी द बैक्टीरियाज, फंगाई, देन वायरसेस. इस तरह से नॉर्मली क्लासिफिकेशन में भी यही हो, लाइक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स और उस तरह से रहेगा. एज वेल एज दिस एग्जांपल्स विल बी गिवन इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसमें से फर्स्ट देख रहे हैं दैट वी कॉल बैक्टीरिया. वी कॉल अ बैक्टीरिया मतलब बैक होते हैं या वन ऑर्गेनिज्म वी हैव टू सी अमंग्स द माइक्रोबायोलॉजी दैट इज द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सेलुलर, ओनली सिंगल सेल का प्रोकैरियोटिक रहेगा जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं रहेगा. यूकैरियोट हम लोग बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड. If you are talking about the prokaryotic cells in which the nucleus is not much defined. ठीक है. तो ये जो बैक्टीरियल सेल हो सेलुलर रहेंगे as उनके सेल में उनके सेल में जो न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहेगा. That's why calling prokaryotes. And we do not contain chlorophyll. Normally जो plant pigments होते is a photosynthetic pigment which are present in the plant. Normally होगा ये बैक्टीरिया में तो नहीं रहेगा. That's why the bacteria will be that is unicellular prokaryotic microorganisms which does not contain the chlorophyll. तो ये हो गया definition of the. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप या मॉर्फोलॉजी. तो में ऑन द बेसिस ऑफ their shape, on the basis of the bacteria they are classified as.
और ऑन डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल शेप्स, ये जो होता है मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन रहेगा डिपेंडिंग ऑन द शेप और डिपेंडिंग ऑन दी मॉर्फोलॉजी। किसका क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया का। किसका क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया का। सो ऑन द शेप दे विल बी अ कोकाई, फर्स्ट क्लास रहेगा कोकाई, जो कि नॉर्मली ओवल और स्पेरिकल शेप रहेगी। बैसिलाई रॉड शेप रहेगी। वाइर विब्रियोस व्हिच आर कर्व और कॉमा शेप। स्पाइरला जो रहेगा वो स्पाइरल शेप रहेंगे। whereas spirochetes if you are talking to long look like coiled hair, लेंथ लॉन्ग रहेगा, हाईली कॉइल्ड रहेंगे, वी कॉल स्पायरोचिट्स। एक्टिनोमाइसिटिस ब्रांचिंग फिलामेंटस, इसके आगे इमेजेस हम लोग देख रहे हैं। और माइक्रोप्लाज्मा अगर हम लोग बोले तो उसमें एक्चुअली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसके लिए उसका डेफिनेट शेप नहीं रहेगा। नॉन इनडेफिनेट शेप में उसको 7th क्लास हम लोग ले रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्योंकि ऊपर वाले 6 तक अगर है तो उसका डेफिनेट शेप रहेगा, कुछ रॉड शेप के, कुछ ओवल शेप के, कुछ कॉमा शेप के, कुछ स्पाइरल शेप के। ठीक है, हाईली कॉइल्ड हेयर लाइक शेप डिफाइन है। क्यों डिफाइन है, क्योंकि वहां पर जो सेल वॉल प्रेजेंट है। नॉर्मली सेल वॉल अगर प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में, इन एनी ऑफ द सेल, सो इन दैट केस इट विल गिव द प्रॉपर शेप टू द पर्टिकुलर सेल। ये डायमेंशन डिफाइन रहेगा सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए उसका डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, इसलिए हमने उसको लिया अनडिफाइनेट शेप में, बट शेप इज कंसर्न। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कोकाई, फर्स्ट क्लास वी आर कॉलिंग अबाउट दी या अमंग्स दी bacteria we call cocci. Normally cocci are oval in shape, ओवल या स्पेरिकल शेप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोकाई। ठीक है, सिंगल अगर है तो उसको बोला जाएगा कोकस। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि एक सिंगल सेल अगर प्रेजेंट है जो कि सेलुलर है, सॉरी सिंगल बैक्टीरियल सेल है और सर्कुलर है या स्पेरिकल है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कोकस। एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो वी कॉल प्लूरल, अगर फॉर्म में है तो वी कॉल कोकाई। ठीक है, कोकाई। जैसे अभी अगर यहाँ पे देखिए सिंगल अगर है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कोकस, अगर 2 प्रेजेंट है तो वी कॉल ड्यूप्ले कोकाई, एक से ज्यादा कोकाई वाला आ गया, ड्यूप्ले मतलब 2। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकाई, सॉरी कोकाई, तो सेफालोकोकाई ये एक से ज्यादा प्रेजेंट रहेगी, इट विल बी प्रेजेंट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स पता है ना, अभी ग्रेप्स का सीजन आ रहा है, देखो अंगूर, तो इट विल लाइक बी बंच ऑफ ग्रेप, इतने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे और बंच ऑफ ग्रेप लाइक अरेंज रहेंगे। इसके माइक्रोस्कोपिक इमेजेस भी हम लोग देखने जा रहे हैं, वी कॉल स्टेफेलोकोकाई। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब द बैक्टीरियल मोर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर अरेंज, सेलुलर फॉर्म में रहेगी, इस तरह के उसका सेलुलर अरेंजमेंट रहेगा, वी कॉल स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब कि जो फिलामेंटस ऐसा लॉन्ग चेन रहेगा, जो कि फिलामेंट जैसे होता है या लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस हिसाब से उसका अरेंजमेंट रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इट्स अ कंप्लीट वन बैक्टीरियल सेल, there are number of bacterial cell but they are arranged themselves in this order like a filamentous long chain के फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करके लेंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज, वी कॉल स्ट्रेप्टोकोकाई। इस तरह के बैक्टीरियाज अगर है जो नॉर्मली ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो कि अपने आप को या दे विल अरेंज देमसेल्फ लाइक अ लॉन्ग चेन, वी कॉल स्ट्रेप्टोकोकाई, वी कॉल अ स्ट्रेप्टोकोकाई। सार्सिना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बैक्टीरियाज इरेगुलर फॉर्म में बंच फॉर्म कर देंगे, लंप मतलब एक साथ ऐसे इकट्ठे लंप फॉर्म कर देंगे, नॉट डेफिनेट शेप, ना फिलामेंटस फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म में रहेगा, ना ग्रेप लाइक रहेगा। ठीक है, उसको बोला जाएगा सार्सिना। टेट्राड्स नॉर्मली दे आर अरेंज देमसेल्फ इन ऑफ 4, इन द नंबर ऑफ 4, मतलब नॉर्मली वो 4 के ग्रुप में दिखेंगे, 4 के ग्रुप में पाए जाएंगे, वी कॉल इट टेट्राड्स। वो उसका प्रॉपर्टी रहता है कि वो नॉर्मली 4 का या 2 का, जैसे डुप्लीकोका है तो नॉर्मली ये 2 के ग्रुप में पाए जाते हैं, वी कॉल अ डुप्लीकोकाई। टेट्राकोकाई या टेट्राड भी कॉल, तो इन दैट केस दे आर अरेंज देमसेल्फ इन द नंबर्स, 4 इन नंबर्स, या 4 के ग्रुप में वो अपने आप को अरेंज करेंगे, वी कॉल टेट्राड्स। ये बैक्टीरियाज है। नाउ दीज आर द सर्टेन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ द सेकंड वन, वी कॉल बैसिलाई, वी कॉल बैसिलाई। अभी कौन है जो ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट इतना लेट किया रहा है? Okay, come back to our presentation. ठीक है, पहला जो हमने देखा बैक्टीरिया का टाइप वी कॉल एज कोकाई और कोकस, सिंगल था
कोकस बोला, एक से ज्यादा थे, कोकाई बोला. That was the first class, depending on the spherical shape, and normally cocci are spherical in shape. Next, bacilli. Bacilli ये भी बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं. As you can see in the image, they are like rod shape, elongated rod shape जो होते हैं बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, bacilli. अगर spherical है cocci, अगर they are like rod shape, we call a bacilli. We call a bacilli. ये second type है. Third, vibrios. Vibrios are appear like a comma shape. कर्व रहेंगे, थोड़ा सा कर्व रहेंगे, जैसे कि कॉमा हम लोग पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं कॉमा, उस तरह से कॉमा शेप रहेगा. वी आर कॉलिंग अ कर्व शेप, कर्व रॉड शेप, एंड दैट इज शोइंग अ मोबिलिटी. वी कॉल विब्रियोज. ठीक है, विब्रियोज जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं या कर्व शेप रहते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो. ठीक है, पहले वाला जो देखा था हमने दैट वाज कोकाई. उसमें बहुत सारे टाइप, सब टाइप थे. स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, ड्यूप्लोकोकाई है. ठीक है, इस तरह से. यहाँ पे रॉड शेप सेकंड वाला जो था बैसिलाई, जिसमें रॉड शेप था. नाउ दिस इज द थर्ड शेप, थर्ड टाइप वी कॉल विब्रियोज, जो कि कॉमा शेप रहते, कॉमा शेप के बैक्टीरिया जो का जिसका आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. नेक्स्ट टाइप है वी कॉल स्पाइरिला. स्पाइरिला में नॉर्मली क्या होता है, स्पाइरिलाज आर स्पाइरल इन शेप. Spirals are spiral in shape. As you can see in the image, they having a spiral shape, elongated रहेंगे, spiral shape रहेगा, तो इसको बोला जाएगा name itself indicating spirilla. Spiral shape के spirilla. These are again the one of the type of bacteria. Next, अभी ये है spirochetes में क्या होता है, they are again spiral shape but they much long. स्पाइरिला और स्पाइरोचीट में डिफरेंस रहेगा कि स्पाइरिला में जो है वो लेंथ कम रहेगा, whereas if you are talking about the spirochetes, तो इसमें जो है लेंथ बहुत ज्यादा रहेगा. इट विल बी लुक लाइक अ कॉइल्ड हेयर, कॉइल्ड हेयर जैसे वो रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया स्पाइरोचीट्स. और सॉरी, स्पाइरिला का लेंथ कम होता है, स्पाइरोचीट्स का लेंथ ज्यादा होता है. और लाइक कॉइल्ड हेयर इतना ज्यादा रहेगा कि कॉइल्ड हेयर या कर्ली हेयर जो होते हैं उस तरह से इसका शेप दिखेगा, as you can see in the image. ये हो गया स्पाइरोचिट्स. नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिटिस. एक्टिनोमाइसिटिस ये ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया रहेगी. दोनों इमेजेस आप देख सकते हो, जिसमें रहेगा कि बैक्टीरियाज आर अरेंज इन सच ए वे जहां पे लाइक दे विल लाइक अपीयर लाइक अ ब्रांच, और ब्रांचिंग उनमें हुआ है ऐसे, आप उसको शेप आपको दिखेगा उसका लाइक अ सनरेज आर देयर. ठीक है, जैसे आप मिडल वाला जो ब्लू, डार्क ब्लू वाला, पर्पल की बात नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट साइड इमेज जो डार्क ब्लू है, ये इमेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है सपोज फॉर एग्जांपल सन, और इससे राइज होने वाले जो रेज है सन रेज, इस तरह से इसका शेप होता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लाइक अ सन रेज. ठीक है, लेफ्ट साइड में मैंने आपको इमेज क्लियर कर दिया है. या अगर पर्पल इमेज की बात करते हो तो इट में भी लाइक दिस, इस तरह के पूरे पूरे जो है ना वो फिलामेंट्स उसके रहेंगे. सो दैट वी कॉल दी एक्टिनोमाइसिटिस. ये नॉर्मली थोड़ा सा रेयर टाइप का बैक्टीरिया ऐसे हम लोग बोलेंगे. नॉर्मली पहले वाले जो बोले बैसिलाई वगैरह वगैरह, ठीक है, ये कॉमन बैक्टीरियाज है. नाउ दिस इज समवॉट अनकॉमन बैक्टीरिया व्हिच इज अ ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया व्हिच शो इट्स शेप लाइक अ सन रेज. नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा. एज आई टोल्ड, माइकोप्लाज्मा जो कि 7th क्लास था, एंड इन विच देयर इज नो सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट, इसलिए उसका डेफिनेट शेप नहीं रहेगा एज आई टोल्ड. तो इसको हम लोग ले रहे बिकॉज इट इज अगेन कंसर्न विद शेप. शेप के कंसर्न में कैसे है, पहले तो बोला कि रॉड शेप है, जो भी फिलामेंटस है, लॉन्ग कॉइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल है, बोला वो भी शेप ही था. यहाँ पे क्या है कि शेप डिफाइन नहीं है, तो उसी के लिए मतलब शेप का कंसर्न तो आ रहा है, मुझे ये बोलना है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इनडिफिनिट शेप, डेफिनेट शेप, इनडेफिनिट शेप. तो ये इनडिफिनिट शेप वाले रहेंगे जिसका शेप डिफाइन नहीं रहेगा बिकॉज देयर इज अ से प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. एंड दे आर मोस्ट ऑफ ओवल शेप के रह सकते हैं. ठीक है, दे देमसेल्फ अरेंज लाइक इन दिस वे, लेकिन फिर भी वो डिपेंडिंग ऑन देयर मोबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर कन्वीनियंसी, दे आर गोइंग टू चेंज देयर शेप. बाकी देखा जाए तो इसमें राइबोसोम्स रहते हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स रहते हैं, डीएनए विल बी देयर, सोल्यूबल आरएनए विल बी देयर. ये सारे के जेनेटिक मटेरियल भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेंगे जो कि नॉर्मली एंजाइम्स का काम करते हैं, मेटाबोलाइट्स विल बी देयर. इस तरह से ये चीजें इसके अंदर रहेगी. माइकोप्लाज्मा, वी आर कॉलिंग दीज आर माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट, अभी ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कोकाई में कोकस, डिप्लोकोकाई, अरेंज इन पेयर, स्ट्रेप्टोकोकाई, अरेंज इन चेन. उसके बाद में टेट्रा, ग्रुप ऑफ 4, सेफेलोकोकाई जो कि बंच ऑफ ग्रेप होता है. ये वर्डिंग्स में हो गया.
नाउ दीज आर अगेन सर्टन द इमेजेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अभी फिर से फर्स्ट टाइप पे आ जाइए, जो कि था नॉर्मली कोकाई और कोकस वी कॉल। तो ये है कुछ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ कोकाई। नेक्स्ट डिप्लोकोकाई, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। अगर जो डिप्लोकोकाई होते हैं, दो सेल्स रहेंगे, दो बैक्टीरियाज रहेंगे, दे विल अरेंज इन द पेयर और दे विल ऑलवेज फाइंड आउट और दे आर फाउंड इन अ पेयर्स। इस तरह से वो रहेगा इमेज, आप देख सकते हो। डिप्लोकोकाई विल बी इन द पेयर इन अ ग्रुप ऑफ 2। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि हम लॉन्ग फिलामेंटस बोल रहे थे, लॉन्ग फिलामेंटस बैक्टीरियाज, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर अरेंज देमसेल्फ इन द लॉन्ग चेन, as like you can see in the image, we call a streptococci. Grapes जैसे होते हैं वो स्टेफालोकोकाई होते हैं। These are the long filamentous bacteria we call streptococci। ठीक है, ये इमेजेस में आप देख सकते हो कि इस तरह से एग्जैक्टली मतलब हम लोग ऐसे मनगढ़ंत कुछ बात नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू हैव एंड वी हैव एक्चुअली द साइंटिफिक वी कैन रीजन एंड दी प्रूफ। ये सब साइंटिफिक प्रूफ है, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस से लिए गए हैं। तो ये हम लोग ऐसे ही नहीं बात करेंगे बैक्टीरिया ऐसे होते वैसे होते, नो प्रॉब्लम। They are existing in this way and we have a proof। ठीक है, इसके लिए हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी है, जो अभी हम लोग यहाँ पे इमेजेस के फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। So these are the streptococci which are arranged in the form of long chain। Next, ये टेट्राड का है। टेट्राड में आप देख सकते हो कि इसमें एक्चुअली 4 माइक्रोब्स है या 4 बैक्टीरियाज है which has arranged in the group of 4। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो इस तरह से रहेगा 4 बैक्टीरियाज। इसके बाउंड्रीज मैंने बना दिए हैं पर्टिकुलरली इन द इमेज। सो दीज विल बी द इन अ 4 इन अ ग्रुप ऑफ 4 वी कॉल टेट्रा। टेट्रा स्टैंड फॉर 4 होता है। सो ये टेट्राकोकाई रहेगी या टेट्राड इसको बोला जाएगा। इट विल बी द बैक्टीरियाज व्हिच आर फाउंड आउट या फाउंड इन द ग्रुप ऑफ 4 वी कॉल टेट्राड्स। लेकिन ये ऑल स्पेरिकल फॉर्म बैक्टीरियाज रहेगी, मतलब ये कोकाई का ही सब टाइप्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर नॉट बैसिलाई, रॉड शेप नहीं है। दीज आर नॉट नेक्स्ट कौन सा देखा था रॉड शेप के बाद में, स्पाइरिला, स्पाइरोचीट्स, ये सब नहीं है। ठीक है, या विब्रियोज आर नॉट, दीज आर नॉट विब्रियोज, मतलब कॉमा शेप नहीं है। फर्स्ट टाइप जो था कोकाई, उसके ये सब टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज दी माइक्रोकोकाई या कोकस जिसको बोला जाएगा। डिप्लोकोकाई अभी हमने देखा, उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकाई देखा जो कि लॉन्ग चेन था। नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज टेट्राड, जो कि स्पेरिकल 4 इन ग्रुप अरेंज रहेंगे। एंड दीज आर द एक्चुअली द स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया वी कॉल स्टेफिलोकोकाई which are arranged in the group of या in a bunch of like a bunch of grapes। ठीक है, ये bunch of exactly grape का bunch नहीं है, microbes का ही है, इमेज दिया गया है। ठीक है, but they are arranged in this way। ऐसे लगेगा कि जैसे कि grapes arranged रहते हैं in a bunch, like in same way these bacteria are number of bacteria are arranged themselves in the form or in the shape or in the group like we call like a bunch of grapes। तो इसको बोला जाएगा स्टेफिलोकोकाई, वी कॉल अ स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट बैसिलाई। हाँ, बैसिला के फिर ये सब टाइप्स है, क्योंकि हमने एक ही इमेज वहां पे देखा था बैसिला के जो कि रॉड शेप थे। सो बैसिलाई विल बी द एसिड फास्ट बैसिलाई। ये सब टाइप्स है, देयर आर 4 टाइप्स, एसिड फास्ट बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव, स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई एंड द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ये जो रहेगा एसिड फास्ट, ग्राम नेगेटिव, ये स्टेनिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, कॉल स्टेनिंग टेक्निक्स के बेसिस पे। नाउ व्हाट स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेनिंग टेक्निक इसी पार्ट में, इसी टॉपिक में हमको देखना है। स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेनिंग्स मतलब कि जहां पे हम लोग बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को कलर इंपार्ट करेंगे। वी विल गिव द कलर पर्टिकुलरली बाय यूजिंग अ कलरिंग एजेंट वी कॉल अ डाइज। हम लोग डाइज यूज करेंगे, कुछ पर्टिकुलरली कलरिंग एजेंट यूज करेंगे और वो यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू इंपार्ट द कलरेशन टू द बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी क्या जरूरत है बैक्टीरिया को कलरफुल करने के लिए? तो इसके दैट इज फॉर देयर स्टडी, दैट इज फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। हम कलरिंग करके स्पेसिफिक पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये पार्ट है या ये सेल है या इसका ये टाइप है या शेप। अगर से फॉर एग्जांपल शेप ऑफ बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है तो पहले उसको कलर करना होता है। ठीक है, तो उससे हमको पता चलेगा कि उसके बाद में कलरफुल जब हो जाएंगे, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर दे आर सर्कुलर इन शेप और स्फेरिकल इन शेप, रॉड शेप। ठीक है, इस तरह से जो डिफरेंट शेप है हम लोग वो स्टेनिंग के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट आई मीन टू से दैट दीज एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड ग्राम स्टेनिंग, ये स्टेनिंग टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वो एग्जैक्टली आपको आगे के पार्ट में समझ में आएगा, बट यू शुड नो दैट दीज आर द सब टाइप्स ऑफ बैसिलाई और व्हिच आर रॉड शेप बैक्टीरियाज, उसके ये सब टाइप्स है। Now this is in general we call a structure of bacterial cells. Sometime in the examination wherever if there is a say written physical examinations अगर होता है
तो उसके उसमें आपका कॉमन क्वेश्चन ये भी एक रह सकता है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो इसमें आप देख सकते हो बैक्टीरियल सेल के ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। इफ यू टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल, तो कैप्सूल जो ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको ग्रीन कलर फिलामेंटस पिलाई भी अटैच है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो देखा हमने कैप्सूल, जो कि ग्रीन कलर का पार्ट आउटर मोस्ट लेयर है, नेक्स्ट पिलाई विच आर अगेन द ग्रीन कलर फिलामेंटस और फाइब्रस और फिलामेंटस इलोंगेटेड विच attached to the capsule, we call pili, we call pili, and that is used for adherence. Adherence मतलब अगर बैक्टीरिया कहीं पे जाके अडेयर होना चाह रहा है, स्टिक होना चाह रहा है, तो उसके लिए ये पिलाइज जो है वो यूज की जाएगी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिमरीज, फिमरी और पिलाई, दीज आर यूज फॉर अडेरेंस। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रे कलर का शेप का इनरमोस्ट लेयर जो रहेगा बैक्टीरिया का, वी कॉल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये हो गया थर्ड पार्ट। पिला अभी हमने देखा फिलामेंटस, फिमरी और पिला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब इनसाइड दी ऑल थ्री लेयर्स, या जो बाहर का जो सेल वॉल का पार्ट था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल, ये सब के अंदर जो अंदर वाला जो मैट्रिक्स पार्ट रहेगा वी कॉल साइटोप्लाज्म। ये तो नॉर्मली आपको पता है साइटोप्लाज्म और जो सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म मतलब इनर मोस्ट जो पार्ट रहेगा उसको कंप्लीटली बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर अगेन प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, राइबोसोम्स। देन सेल वॉल, ये वाला जो डार्क ग्रीन कलर का जो पार्ट है वी कॉल सेल वॉल। डार्क ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये इनसाइड दी मिडिल वाला, जो थ्री लेयर्स आपको दिख रहे थे उसमें से मिडिल वाला लेयर वी कॉल सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद में फ्लैजेला, फ्लैजेला जो आपको ये टेल, बैक्टीरिया का टेल भी इसको बोला जाता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, जो इलोंगेटेड फॉर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको बोला जाएगा फ्लैजेला। दैट इज एन लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन के लिए यूज होगा, इन ऑर्डर टू माइग्रेट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट वी कॉल अ फ्लैजेला। उसके बाद में ये सारे भी कंटेंट्स उसके अंदर रहेंगे, विथ में भी पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, फैट ग्लोबुल्स विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, देन मीसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइक डीएनए, आरएनए, ये भी मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। एक्सक्यूज मी। हेलो।
हाँ तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो कभी ये तो एक्चुअली कॉमन पार्ट है विच में बी यूज इन बायोकेमिस्ट्री आल्सो, इन यू कैन सी इन एचसीपी आल्सो, एचएपी में भी आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कॉमन ही पार्ट है, ये आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। वेरियस सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो एज वी आर डीलिंग विद द बैक्टीरिया, इसलिए ये पार्ट भी हमारा हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट थिंग, बैक्टीरियल स्पोर। अभी जो देखा हमने वो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा जिसमें कंप्लीटली ग्रोन सेल था, कंप्लीटली ग्रोन सेल। अभी ये जो है वो बैक्टीरियल स्पोर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पोर्स। तो बैक्टीरियल स्पोर और बैक्टीरियल सेल में क्या डिफरेंस रहेगा, जैसे कि यू कैन डिफरेंशिएट इट इन द फॉर्म ऑफ हेन एंड एग। हेन एंड एग। हेन मतलब क्या रहेगा, कंप्लीटली ग्रोन ऑर्गेनिज्म, और एग मतलब क्या रहेगा, जिससे हेन प्रोड्यूस होते हैं, या वी कैन से दैट द एग इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ द लाइफ। Egg will be the reserve form of life of the completely grown microorganisms. मतलब we can say that the hens are being producing the eggs and eggs after hatching will produce as the hens. समझ में आया? मतलब एग और हेन का जो रिलेशनशिप है, तो एग मतलब कि उसको बोला जाएगा स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स। और अगर हेन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस विल बी द बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, कंप्लीटली ग्रोन सेल जिसको बोला जाएगा कंप्लीटली ग्रोन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल सेल, जिसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं विद द हेन। और उनके जो बैक्टीरिया के जो एग्स होते हैं जिसको बोला जाएगा बैक्टीरियल एग्स या बैक्टीरिया के एग्स, उसको क्या टर्म यूज किया जाता है, स्पोर्स। वी आर यूजिंग टर्म स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स। तो उसी की बात हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, दैट इज द बैक्टीरियल स्पोर्स, वी कॉल एग्स ऑफ द बैक्टीरिया, एग्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये एक्चुअली एग्स मतलब रिजर्व फॉर्म होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के लाइफ का। क्योंकि कभी कभी अगर बैक्टीरिया डाई भी हो जाए, डेड हो जाए बैक्टीरिया, और अगर वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है तो वो क्या कर देते हैं, स्पोर्स फॉर्म करके छोड़ देते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा वो स्पोर्स से फिर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो सकते हैं। मतलब उनका जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा बैक्टीरिया का, वो रिजर्व करके वो एग्स के फॉर्म में छोड़ देते हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फॉर्म ऑफ लाइफ। तो कहां पे ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जहां पे बैक्टीरियल सेल जो है वो सिचुएशन की वजह से या ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जिसके बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, बैक्टीरिया डेड हो जाते, सो दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स एंड दे आर डाइंग। सो आफ्टर गेटिंग अ फेवरेबल कंडीशन, वो स्पोर्स जो रहेगी या एग्स जो रहेगी बैक्टीरिया के, उससे फिर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि द बैक्टीरियल स्पोर्स आर द रिजर्व फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। और इसका अगर कंपोनेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सोस्पोरियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर, कोट will be the middle layer and cortex is the mid inner layer we call, ठीक है। कोट, कॉर्टेक्स एंड एक्सोस्पोरियम, ये तीन लेयर्स होते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स के, बैक्टीरियल स्पोर्स के। अभी हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बैक्टीरियल स्पोर्स के, बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स में जो है वो क्या डिफरेंस रहेगा, वो तो अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। फिर भी इन द फॉर्म ऑफ द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरियल स्पोर्स, इसमें हम लोग देखेंगे सम बैक्टीरिया फॉर्मिंग हाईली रेजिस्टेंट स्टेज वी कॉल स्पोर्स। दे आर फॉर्मिंग हाईली रेजिस्टेंस स्टेज, मतलब कि ये जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अगर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया अगर है, तो वो नॉर्मली स्पोर फॉर्म करते हैं या वो एग्स फॉर्म करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया एग्स फॉर्मिंग है तो एग्स फॉर्म करके अगर उन्हें रख दिया और वो खुद डाई भी हो गए, तो नेक्स्ट टाइम उनका जनरेशन कंटिन्यू हो जाएगा विद द एग्स, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाली चीज। दैट्स व्हाई वी कॉलिंग दी फॉर्म हाईली रेजिस्टेंस। और नॉर्मली बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स में भी अगर देखा जाए तो स्पोर्स ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड हीट, केमिकल एंड हीट। मतलब अगर सपोज हमने बैक्टीरिया या हीट और केमिकल अगर हमने यूज किया, नॉर्मली अगर बॉइलिंग किया, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई हमने वाटर है, वाटर को हमने सिंपल बॉइल किया बाय यूजिंग इनटू द कंटेनर, कंटेनर के अंदर वाटर लिया है, उसको हमने हीट करके बॉइल किया। तो इसमें ये चीज हो सकती है कि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज रहेंगे वो तो डेड हो जाएंगे, बैक्टीरियाज विल गेट डाई, बट स्पोर विल अलाइव। समझ में आ रहा है कि जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, उनको इजीली किल नहीं कर सकते, इजीली उनको रिमूव नहीं कर सकते, ये मुझे बोलना है, एज कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो अगर केमिकल या हीट यूज करना है, नॉर्मल बॉइलिंग से भी बैक्टीरियल सेल मर सकता है या डेथ हो सकती है बैक्टीरिया की, लेकिन स्पोर उसके अंदर रह जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दे आर और स्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल सेल।
नेक्स्ट, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब कि 121 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाएगा और 15 मिनट्स के लिए, एज वेल एज 15 पाउंड्स प्रेशर टू बी अप्लाइड। तो नॉर्मल बॉइलिंग, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि बॉइलिंग किया तो बैक्टीरियल सेल तो डेड हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, लेकिन स्पोर्स रह जाएंगे। तो अगर हमको स्पोर्स को भी अगर निकालना है तो वी हैव टू यूज द ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब कि जैसे कि आप समझ लो कि इफ यू आर कुकिंग और फूड इन अ ओपन वेसल, जो कि बॉइलिंग का पार्ट रहेगा, एंड इफ यू आर कुकिंग और फूड इन अ प्रेशर कुकर, जो कि ऑटोक्लेविंग का पार्ट रहेगा। समझ में आया? क्योंकि अगर नॉर्मल वेसल में आप देखते हो कि नॉर्मल ओपन वेसल में अगर हम लोग कुकिंग करते हैं तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। और अगर प्रेशर कुकर में अगर हम लोग कुकिंग करते हैं तो कम टाइम लगता है, इजीली जल्दी से वो कुक हो जाता है, बिकॉज इन द प्रेशर कुकर या दैट विल बी वी आर कोरिलेटिंग विद द ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग और प्रेशर कुकर जैसा ये सिमिलर चीजें हैं, मुझे बोलना है। जो प्रिंसिपल ऑटोक्लेविंग में चलता है वही प्रिंसिपल प्रेशर कुकर में भी चलता है, ठीक है। वही काम, वही मैकेनिज्म पे प्रेशर कुकर काम करता है। तो नॉर्मली उसमें बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा, 120 तक चला जाएगा और स्टीम बनेंगे और वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग रहेंगे। तो इन दैट केस स्पोर्स अगेन कैन बी किल। समझ में आया? मतलब नॉर्मल बॉइलिंग से बैक्टीरियल सेल किल हो सकते हैं और ऑटोक्लेविंग से बैक्टीरियल स्पोर्स किल हो सकते हैं। समझ में? तो बैक्टीरियल स्पोर को अगर किल करना तो हमको थोड़ा स्पेशल मैकेनिज्म वहां पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पोर हेल्प टू सर्वाइव द बैक्टीरिया फॉर लॉन्गर टाइम अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे, लेकिन स्पोर्स रह जाएंगे। जैसे फेवरेबल कंडीशन मिला, स्पोर्स से फिर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। So that's why I'm saying that bacterial spores are more dangerous and normally they are oval in shape, जैसे हमने देखा है, which consists of nucleus body containing exosporiums, ये layers भी हमने देखे। So this is all about the bacteria, bacterial cell, bacterial spores, ठीक है। उसमें सब टाइप्स भी देखे हमने। We had seen the classification of the bacteria depending on their shape, depending on the morphology, like मत कौन कौन से शेप के, रॉड शेप के, स्पेरिकल शेप के, कॉमा शेप के, स्पाइरिला है, स्पाइरल शेप के है, लॉन्ग इलोंगेटेड, अनडिफाइनेड शेप के है, जो कि हमने बोला था, ठीक है, माइकोप्लाज्मास। तो ये सब जो थे वो ऑल दीज ऑल अबाउट दी बैक्टीरिया। तो एक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फिनिश कर दिया। समझ में आया? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द माइक्रोबायोलॉजी, तो वन बाय वन हम लोग कुछ माइक्रोब जो इंपॉर्टेंट है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, जो हमारे लाइक कंसेप्ट ऑफ डिसीज, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में भी यूजफुल होते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। दैट इज अंडर द टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें से एक माइक्रोब्स हमने फिनिश कर दिया, दैट वाज अ बैक्टीरिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द फंगाई। फंगाई ये भी प्लूरल है, अगर सिंगल अगर है तो उसको बोला जाएगा फंगस। जैसे हमने बोला था कोकस, कोकाई, तो यहां पे क्या रहेगा? फंगस, फंगाई। तो फंगस सिंगल है, फंगाई प्लूरल फॉर्म उसका है, ठीक है। फंगाइज आर यूकैरियोट्स, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया अगर बात करते हो तो दे आर प्रोकैरियोट्स, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे फंगस की बात करते हैं तो फंगस में न्यूक्लियस डिफाइन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल यूकैरियोट्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉजेटिव एजेंट इन ह्यूमंस अर्लियर देन बैक्टीरिया। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जर्म थ्योरी हमने देखा था, देखो डिसीज थ्योरी ऑफ डिसीजेस में जर्म थ्योरी वो जब देखा गया तो उसमें पहला जर्म जो था वो फंगस ही फाइंड आउट हुआ था, कि जो दिखता भी था और यूकैरियोट्स था, नेकेड आई से भी दिखता है, नो प्रॉब्लम, जो बैक्टीरियाज नहीं दिखते हैं। तो उस टाइम पे एज अ प्रोग्रेस ऑफ द साइंस, मेडिकल साइंस वाज कंसर्न, तो पहले ऐसा बोला जाता था कि जो डिसीज होते थे वो पैथोजन जो था वो फंगाई था। मतलब पहला जो पैथोजन बोला गया था वो फंगाई था, और बैक्टीरियाज किसी को पता ही नहीं थे, ठीक है। एज द मेडिकल साइंस विल गेट डेवलप, हैज बीन डेवलप, सो अकॉर्डिंगली एज फॉर द डेवलपमेंट फिर बैक्टीरियाज भी फाइंड आउट हुए, फिर वायरसेस फाइंड आउट हुए, ठीक है। तो उससे ये भी पता चला कि जो ह्यूमंस में डिसीज होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं, वायरसेस की वजह से भी होते हैं, नॉट ओनली अबाउट द फंगाई, ठीक है। तो फंगाई ऐसा बोला जाए तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो फंगाई वाज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड in order to which was one of the first causative agent which able to cause the disease. Next, which have a rigid cell wall. फंगाई में जो है वो सेल वॉल रिजिड होता है, जिसमें चिटिन भी रहेगा। चिटिन मतलब कि क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर रहता है सेल वॉल के अंदर, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना रहेगा। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन स्टीरोल्स, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर कुछ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स रहेंगे, वी कॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स और चिटिन्स, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। और सेल वॉल अगर स्ट्रेंथ सेल वॉल का ज्यादा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो मोर रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब उस पर हीट का, केमिकल का जल्दी से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा,
और वी कैन से दैट इट विल नॉट इजीली किल बाय हीट एंड केमिकल। तो ये कुछ चीजें रहेगी जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहेगी, पर्टिकुलरली ऑफ द फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल। नेक्स्ट, फंगाई मल्टीप्लाई सेक्सुअली, असेक्सुअली और बाय बोथ, दैट डिपेंड्स। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ अगर देखा जाए सेल पर्टिकुलरली दी फंगाई का या फंगस का, सो दे विल मल्टीप्लाई by all the way, we call sexually route, by sexual mode, asexual और by both depending on their type of fungi। ठीक है, तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न है, वी कॉल, या ग्रोथ का पैटर्न रहेगा। दे कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। नॉर्मली हमने बोला कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होते हैं, whereas in case of fungi they may be यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग अगर माइक्रोब्स, जैसे अगर हम लोग बोले बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का बना रहेगा, सिंगल सेल इज इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हमारा ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, वी आर मल्टीसेलुलर, वी आर मल्टीसेलुलर। तो लाइक इन सेम वे ये जो फंगाई होते हैं ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, और दे मे बी यूनिसेलुलर। एक आधा रहेगा कि सिंगल सेल वाला भी रहेगा, लेकिन मल्टीसेलुलर नॉर्मली फंगाइज आर मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट, elongations of fungal cell produces the thin tubular structure we call hyphae, और normally we call filaments, या इसको माइसेला बोला जाएगा या माइसेलियम या मोल्ड्स। मतलब कि सिंपल वे में कुछ फंगाई जो होते हैं वो इलोंगेटेड फंगाई रहेंगे, जो लॉन्ग शेप जिसका रहेगा, या शेप ऑफ, जैसे हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे हैं, उसी तरह की अगर हम लोग फंगल शेप की बात करते हैं, और पर्टिकुलरली दोज फंगा विच आर लॉन्ग शेप, रॉड शेप के, जैसे बैसिलाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसी तरह के जो फंगा है जो लॉन्ग शेप के रहेंगे, दैट वी कॉल मोल्ड्स और माइसेला। वी कॉल माइसेलम और वी कॉल अ मोल्ड। सिंपल वही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में वही दिया गया है कि जो लॉन्ग इलोंगेटेड फंगाई रहेंगे उसको हम लोग मोल्ड्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोल्ड्स और माइसेला। एल्स इफ इट इज नॉट इलोंगेटेड वी कॉल नॉर्मल फंगाई और फंगस। क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, मतलब शेप साइज के हिसाब से, यीस्ट दिस इज द फर्स्ट क्लास अमंग्स दी फंगाई। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो यीस्ट है, दिस इज द फर्स्ट क्लास। ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है ऑफ द यीस्ट। यीस्ट आर यूनिसेलुलर, स्पेरिकल, मल्टीप्लाई बाय बडिंग। एग्जाम्पल इसके जो रहेंगे वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, यीस्ट, the class or the fungi which belong to the first class we call yeast, उसका एग्जाम्पल रहेगा Cryptococcus neoformans. This is a microscopic image for yeast. Next, second class yeast like, मतलब थोड़े कैरेक्टर्स उसमें yeast के भी रहेंगे and थोड़े डिफरेंट भी रहेंगे, so that we call yeast like fungi. Partially they are grow like a yeast and partially as elongated cell. मतलब जो molds है elongated fungi उसको बोलते हैं हम लोग molds. Spherical जो फंगाई होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यीस्ट, स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल यीस्ट रहेंगे, इलोंगेटेड मोल्ड्स रहेंगे। तो जो फंगाई दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं वी कॉल यीस्ट लाइक फंगाई। तो मोस्टली लेकिन यीस्ट जैसा कुछ, मतलब स्पेरिकल भी रहेंगे फिर थोड़ा इलोंगेटेड भी रहेंगे, वी कॉल यीस्ट लाइक फंगाई। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कैंडिडा अल्बिकन्स। कैंडिडा अल्बिकन्स, दिस इज द टाइप ऑफ फंगाई व्हिच बिलोंग टू द यीस्ट लाइक फंगाई। नेक्स्ट, दिस इज द इमेज फॉर दिस यीस्ट लाइक फंगाई। थोड़े इलोंगेटेड रहेंगे, थोड़े स्पेरिकल रहेंगे। नेक्स्ट, मोल्ड्स, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ट्रू माइसिला और फिलामेंटस फंगाई, लॉन्ग इलोंगेटेड फंगाई, फिलामेंटस फंगाई, दिस वी कॉल मोल्ड्स, जो हमने पहले भी देखा था, मोल्ड्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो थर्ड कैटेगरी और थर्ड क्लास ऑफ दिस फंगाई वी कॉल मोल्ड्स। इसमें रहेगा माइक्रोस्पोरियम, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, एंड ट्राइकोफाइटोन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, which belonging to the third category or third subclass of this fungal classification depending on the morphology, जो कि elongated रहेंगे, जिसको माइसेला बोला जाता है या मोल्ड्स बोला जाता है। सो एग्जांपल उसके रहेंगे माइक्रोस्पोरियम एंड ट्राइकोफाइटोन। थर्ड मोल्ड्स का इमेज भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, डाइमॉर्फिक फंगाई, फोर्थ क्लास, डाइमॉर्फिक फंगाई। डाइमॉर्फिक, डाई मतलब के टू, मॉर्फिक मतलब के मॉर्फोलॉजी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि ये जो डाइमॉर्फिक फंगा रहेंगे ये दो तरह के मॉर्फोलॉजी शो करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन टिश्यू कल्चर एट 37 डिग्री सेल्सियस दे ऑकर लाइक अ यीस्ट, व्हाइल इन सॉइल एट 22 डिग्री सेल्सियस दे आर अपीयर लाइक अ मोल्ड्स। समझ में आ गया? मतलब अगर टिश्यू कल्चर है, मतलब मीडिया जिसमें वो ग्रो होंगे फंगाई, अगर वो टिश्यू कल्चर है और 37 डिग्री सेल्सियस उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है,
सो दे आर ग्रोइंग लाइक अ यीस्ट, मतलब कि स्पेरिकल फॉर्म में वो ग्रो होंगे। वरस अगर सॉइल में अगर देखा जाए जहां पे टेम्परेचर नॉर्मली 22 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पे वो मोल्ड मतलब कि फिलामेंटस या इलोंगेटेड फॉर्म में ग्रो होंगे। तो ये क्या हो गया, वी कॉल डायमॉर्फिक। दो मॉर्फोलॉजी शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वी कॉल। उसका एग्जांपल अभी हमने देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस पे अलग कुछ शेप शो करेंगे और 22 डिग्री सेल्सियस पे अलग कुछ शेप शो करेंगे। जैसे 37 पे स्पेरिकल शेप, 22 डिग्री सेल्सियस पे इलोंगेटेड शेप। तो इसके हिसाब से इसको बोला जाएगा डाइमॉर्फिक फंगाई, जो दो मॉर्फोलॉजी शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। उसके ये इमेजेस हैं, या वी कैन सी दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द डाइमॉर्फिक फंगाई, तो उसके एग्जाम्पल रहेगा दैट इज ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस। ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस, समझ में आया? डर्मेटिडिस मतलब ये फंगल इंफेक्शन नॉर्मली डर्मिस को कॉज करते हैं या स्किन को जो फंगल इंफेक्शन कॉज करते हैं उसको बोला जाएगा ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस, एंड दैट इज द डायमॉर्फिक टाइप ऑफ फंगाई। डायमॉर्फिक टाइप ऑफ फंगाई। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, ये डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी, मतलब कि शेप के हिसाब से ही है। जैसा हमने बैक्टीरिया के केस में डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन देखा था, लाइक सेम वे यहां पर जो क्लासिफिकेशन देखा है वो भी मॉर्फोलॉजी पे ही डिपेंड करने वाला क्लासिफिकेशन है। वी कॉल अ morphological classification of fungi. In this we had seen that 4 classes. First one was yeast, second yeast like, third molds, and fourth one we call a dimorphic fungi. ठीक है, जो दो मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट वी कॉल अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, मतलब ये मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन रहेगा जिसमें नॉर्मली दो क्लासेस हम लोग ले सकते हैं, हायर फंगाई एंड लोअर फंगाई। ठीक है, लोअर फंगाई एंड हायर फंगाइज। लेकिन ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है फंगाई का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी हमने देखा था, यीस्ट लाइक फंगाई, मोल्ड्स, एंड फोर्थ वन वाज डायमॉर्फिक फंगाई। दिस इज लोअर फंगाई एंड हायर फंगाई। ये जो क्लासिफिकेशन इसको बोला जाएगा सिस्टमैटिक, नॉट मॉर्फोलॉजिकल। और सिस्टमैटिक में ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन देयर सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन एज फार एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाइज आर कंसर्न, फंगाइज कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बाय सेक्सुअल मोड, बाय असेक्सुअल मोड और बाय बोथ द मोड। तो यहाँ पे जो ये जो फंगाई रहेंगे ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई होने वाले फंगाई विच आर फॉर्मिंग अ स्पोर्स, और उसके हिसाब से उसके दो सब क्लास है। वी कॉल लोअर फंगाई, जिसका एग्जांपल रहेगा फाइटोमाइसिटिस, एंड हायर फंगाई में एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिस एंड फंगाई इम्परफेक्टी। चलो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज इतना ज्यादा में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। फाइकोमाइटोसिस ये सारे फंगाई हैं, लोअर फंगाई है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, ये इमेजेस दिया है फाइटोमाइसिटिस का। देन हायर फंगाई में क्या क्या है ये सब चीजें रहेगी, बट दिस इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। दिस आर द सर्टेन इमेजेस फॉर हायर फंगाई, जो कि एस्कोमाइसिटिस है, बेसिडोमाइसिटिस है एंड फंगाई इम्परफेक्टी है। ये इमेजेस है, लेकिन मुझे लगता है याद रखने के हिसाब से भी ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एज वेल एज। तो हमने जैसे बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट लिया था, वैसे यहाँ पे फंगाई का भी आपने कौन सा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट लेना है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शन जो है, अगर हम लोग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगाई वो अगर देखें तो देखा जाए तो उसमें फर्स्ट जो इन्फेक्शन रहेगा, मेजरली 3 टाइप्स के इन्फेक्शन कॉज करेंगे फंगल और फंगाई इन्फेक्शन, नॉर्मली वी कॉल माइकोसिस। जो इन्फेक्शन फंगाई कॉज करते हैं उसको कॉमनली बोला जाता है माइकोसिस, बिकॉज माइको ये जो टर्म आता है वो फंगाई को यूज होता है। ठीक है, और माइकोसिस अगर बोलते हैं तो फंगल इन्फेक्शन कॉज बाय फंगाई, मे बी एनी टाइप ऑफ फंगाई, कोई भी टाइप का फंगाई, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो कॉज करेगा वो इन्फेक्शन को बोला जाएगा कॉमनली टर्म माइकोसिस। अब ये माइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन अगर है, सो दे विल बी मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन सुपरफिशियल, इसके कुछ इमेजेस भी हम लोग देखने। सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर ही रहेगा या स्किन के ऊपर रहेगा, वी कॉल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज सुपरफिशियल, नॉर्मली जिसमें स्किन के ऊपर होता है और जिसपे केराटिन जो यूज होता है, या जो फंगाई है, केराटिन इज नथिंग बट व्हाट इज अ प्रोटीन। केराटिन क्या है? प्रोटीन है, जो नॉर्मली स्किन, नेल्स, हेयर्स इसमें पाया जाता है। और ये प्रोटीन है तो फंगाई के ग्रो के लिए प्रोटीन लगता है, और फंगाई अगर स्किन के ऊपर ग्रो हो रहे हैं सो दे आर यूजिंग दिस प्रोटीन। हमारा जो नेल्स है या स्किन है या हेयर्स है, तो नॉर्मली यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो दे आर यूटिलाइजिंग द प्रोटीन प्रेजेंट इन दीज पार्ट्स, और प्रोटीन का सोर्स बोल के यूज करेंगे और वहां पे मल्टीप्लाई होंगे।
समझ में आ रहा है? सो दीज, ये मुझे बोलना है कि दीज फंगाई विल डाइजेस्ट दी प्रोटीन दैट वी कॉल केराटिन। केराटिन जो कि फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और नेक्स्ट है टीनिया रिंगवॉर्म इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, हेयर्स, नेल्स। ये नॉर्मली होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। कॉजेटिव फंगाइज आर कैंडिडा अल्बिकन्स। जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कैंडिडा अल्बिकन्स है या डर्मेटोफाइटिस है। ये जो फंगाइज है नॉर्मली ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट, डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शन वी कॉल सिस्टेमिक माइकोसिस। डीप सीटेड मतलब ये इनसाइड टिश्यूज रहेगा, इनसाइड द टिश्यूज रहेगा, सुपरफिशियल नहीं रहेगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब यहां तक लिमिटेड नहीं, वो अंदर डीप सीटेड जाके फंगल इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो नॉर्मली दीज आर फंगाई, जो फंगस हैं जो कि डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं या सिस्टेमिक माइकोसिस कॉज करते हैं, दे आर लाइव इन अ सॉइल एंड इट इज मोर सीवियर, क्योंकि डीप सीटेड में टिश्यूज में जाके अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करना इजी नहीं है। सुपरफिशियली अगर स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करना इजी है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं मतलब दोज फंगाई विच आर एबल टू कॉज फंगल इन्फेक्शन, उसमें एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स एंड डायमॉर्फिक फंगाइस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, दो डिसीज का टाइप हो गया। एक हो गया सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, दूसरा डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शन। ये कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिसमें सुपरफिशियल इन्फेक्शन के, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जैसे कि नेल्स है उसके पास नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या आई साइट है वहां पर आई लीड के साइड में या आईब्रोज के साइड में, या नॉर्मली ऑन द स्किन वी कॉल, या तो फिर डीप सीटेड अगर बोला जाए तो मे बी ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन और इन द टिश्यूज लाइक टंग है, या अंदर जो इजोफेगस है या स्टमक है उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कॉल डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो नॉर्मली स्किन के ऊपर रहेगा, ये हो गया सेकंड टाइप। नाउ थर्ड टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन वी कॉल अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब के ये जो फंगल इन्फेक्शन रहेगा वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब दिस फंगाई विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कब रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी कुछ डिसीजेस हो गए हैं या जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो गया है, ठीक है, जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो गया है पर्टिकुलरली कुछ डिसीज कंडीशन की वजह से, तो वहां पे जो है वो इम्यून कंप्रोमाइज जो पर्सन रहेंगे या पेशेंट रहेंगे जिसका इम्यूनिटी वीक है, मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी फंगस को ग्रो होने के लिए। So particularly these types of opportunistic fungal infection will occur at the time of this particular certain infection, या जहां पे इम्यूनिटी जो पर्सन का कम हो गया है उसको ये फंगल इन्फेक्शन हो गए। सो दैट्स व्हाई वी कॉल अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट ऑकर इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसीज लाइक कैंसर है, एड्स है या डायबिटीज है, जिसमें नॉर्मली इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो वहां पे ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर ऑकरेंस ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन। इसलिए इसी टाइप को इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स लाइक स्टीरॉइड्स है। ये जो होते हैं स्टीरॉइड्स अगर हम लोग यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग अगर पेशेंट को दिए जा रहे हैं तो ऑलरेडी पर्सन का इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा या डिप्रेस कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, तो ऑलरेडी लो रहेगा, इम्यून स्टेटस विल बी लो, या इम्यूनिटी कम कर दिया जाता है सर्टेन केसेस में कुछ ड्रग्स दे करके, तो वहां पे भी इम्यूनिटी कम हो गया है तो फंगाई विल टेक अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो डिसीज की वजह से हो सकता है, या अगर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स हमने यूज किए तो वहां पर भी अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कॉज्ड बाय सच एज म्यूकर एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम मोल्ड्स, ये जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वाले फंगस के टाइप है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द वायरसेस, ठीक है। मतलब दो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन वाज बैक्टीरिया, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, उसके कुछ हमने ये देखे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बैक्टीरिया देखा, उसके बाद में फंगाई देखा। नाउ थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी कॉल वायरसेस, जो कि मोस्ट ऑफ ये जो तीन है ये मोस्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसी के ऊपर फोकस करें। बाकी भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि अगर डिसीज एजेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगाई, इट मे बी वायरसेस, ये तीनों ज्यादातर मोस्ट कॉमन डिसीज कॉजिंग एजेंट है, इसलिए हम लोग इसी माइक्रोब्स को बात कर रहे हैं, ये इसी माइक्रोब्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से दो तो कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड वन एंड लास्ट वन दैट इज वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंगाई, वायरसेस एंड द बैक्टीरिया? तो वायरसेस आर माइक्रो स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया,
ये वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से उनका साइज बहुत कम होता है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज। या अगर हम लोग बोले कि लार्जेस्ट जो वायरस रहेगा पिक्सो वायरस या पॉक्स वायरस, इट इक्वल टू द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसके उतना सबसे बड़ा बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज बाकी के सब तो छोटे ही आएंगे, उससे उससे कम साइज के आएंगे। समझ में आया? इसलिए बोला है कि वायरसेस आर स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया। यह जो लार्जेस्ट वायरस है, सबसे बड़ा वायरस, वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के इतना है। समझ में आया? लार्जेस्ट वायरस वी कॉल पॉक्स वायरस इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो वायरस है वो सबके सब जो है वो स्मॉलेस्ट रहेंगे, स्मॉल रहेंगे एज कंपेयर टू द बैक्टीरियाज। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो बैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं, टेट्राड्स फॉर्म में रहते हैं या इन अ ग्रुप ऑफ 2 रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो अरेंज नहीं करते अपने आप को, दे आर नॉट ऑलवेज इन अ ग्रुप, स्पेसिफाइड नहीं रहेगा जैसे कि हमारा बैक्टीरिया के केस में था। ठीक है, इसलिए बोला जाएगा दे विल नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, will not contain or will contain only one type of nucleic acid, either DNA और RNA। ठीक है, किसी एक तरह का ही न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर रहेगा, डीएनए कंटेनिंग, आरएनए कंटेनिंग और ओनली वन। नेक्स्ट, वायरसेस डिपेंडिंग ऑन द होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन, मतलब अगर वायरसेस को ग्रो करना है तो उसके लिए उसको होस्ट सेल लगता ही लगता है। मतलब वो होस्ट के बॉडी में ग्रो हो सकता है या सेल्स में ही ग्रो हो सकता है। विदाउट सेल, विदाउट दिस लिविंग मीडिया, द वायरसेस कैन नॉट बी ग्रो। बैक्टीरिया अगर है वो आगे हम लोग देखेंगे हम लोग के बैक्टीरिया को कैसे आइसोलेट करते हैं, वायरसेस को कैसे आइसोलेट करते हैं, वी कॉल आइसोलेशन टेक्निक्स। तो उसके लिए जो है वो कुछ मीडियाज लगते हैं जहां पे ग्रो होना होता है बैक्टीरिया को, वायरसेस को। तो बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो। बैक्टीरिया जो है वो नॉन लिविंग मीडिया, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ग्रो हो सकते हैं, लेकिन वायरसेस ओनली कैन ग्रो ऑन लिविंग मीडिया। जैसे कि सेल्स है या बॉडी के अंदर ग्रो होंगे, बॉडी के बाहर नहीं होंगे। कोई बाहर का जो मटेरियल रहेगा जो नॉन लिविंग रहेगा उसके ऊपर ग्रो नहीं होंगे। सो इसलिए बोला जा रहा है कि वायरसेस विल डिपेंड ऑन द होस्ट सेल फॉर इट्स रेप्लिकेशन एंड दे ओनली कैन मल्टीप्लाई ऑन लिविंग मीडिया। नॉन लिविंग मीडिया के ऊपर वो ग्रो नहीं होते। सो दीज आर द सर्टेन इमेजेस फॉर द वायरसेस। इसका वीडियोस भी है, एनिमेशन फॉर द वायरस, वायरस का स्ट्रक्चर क्या होते हैं वायरसेस, इसके लिए मैं आपको मूडल में शेयर करूंगा। नेक्स्ट, वायरॉन। चलो ये तो थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वायरॉन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। as we seen the classification of bacteria, classification of the fungi, ठीक है, like in same way we have to see the classification of the viruses। ठीक है, तो वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन रहेगा, फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है या आरएनए है। सो डीएनए कंटेनिंग वायरसेस वी कॉल पॉक्स वायरस, हर्पस वायरस, एडिनो वायरस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा, डीएनए कंटेनिंग वायरस। आरएनए कंटेनिंग वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रुबेला वायरस, कॉलेरा वायरस, रोटा वायरस, ठीक है, रेबीज वायरस। ये सब वायरस है जो कि आरएनए कंटेनिंग, मतलब जिसके अंदर ओनली आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा। सो ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कंटेनिंग, आरएनए कंटेनिंग। और अगर टाइप्स ऑफ वायरस में बोला जाए तो लार्ज वायरस, क्लाइमाइडिया इज अ सिनोनिम फॉर दैट, व्हिच पोजेसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, जिसके अंदर दोनों रहता है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रू वायरस किसको बोला जाएगा, ट्रू वायरस। हाँ देखो, नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्रू वायरस है, दैट इन विच आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ट्रू वायरस। लार्ज वायरस जो क्लाइमाइडिया है उसको हम लोग फॉल्स वायरस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों भी होता है, डीएनए एंड आरएनए। और हमने बोला कि जो वायरसेस रहेंगे, जो वायरसेस का जो प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि दे विल कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। तो ऐसे जो वायरसेस रहेंगे जिसके अंदर कोई तो एक रहेगा, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल रहेगा या तो आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसको ट्रू वायरसेस बोला जाएगा। ठीक है, ट्रू वायरसेस, और जो नॉर्मली स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये जो है मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, वो भी हमको देखना है व्हाट इट मींस। अभी जो हमने देखा है तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, like bacteria we had seen, fungi we had seen, and we had seen the third one, that is the viruses। small उसका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, डीएनए कंटेनिंग, आरएनए कंटेनिंग और स्मॉल एंड लार्ज वायरसेस। उसके बाद वाला जो पार्ट है मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर, और वी कॉल अ प्योर कल्चर टेक्निक्स। तो ये जो होता है ये नॉर्मली बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए होता है, या वायरसेस। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक देखेंगे फॉर बैक्टीरियाज। वैसे तो आइसोलेशन क्यों करना होता है,
ताकि उसका प्रॉपर स्टडी किया जाए कि वो कौन सा टाइप का वायरस है, कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, उसका शेप एंड साइज क्या है, वेदर इट इज आरएनए कंटेनिंग और डीएनए कंटेनिंग, या स्फेरिकल शेप है या रॉड शेप है, या फंगा है तो फिर कौन सा फंगा, यीस्ट है, यीस्ट लाइक है, डायमॉर्फिक है या मोल्ड है, क्या है एग्जैक्टली, और कौन सा डिसीज वो कौन सा कॉजेटिव एजेंट कॉज करता है, ये सब करने के लिए, सब स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको उसको आइसोलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो मेथड बोलते हैं, बहुत सारे मेथड्स आएंगे, बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम लोग पर्टिकुलर टाइप को, अगर मिक्स टाइप है, अब जैसे हमने देखा डिफरेंट क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स में से एक स्पेसिफिक टाइप हम लोग कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, ताकि हमको ओनली एक पर्टिकुलर टाइप का स्टडी किया जाए। तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोला जाता है मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर मतलब प्योर वेराइटी, मिक्स वेराइटी नहीं, प्योर फॉर्म, प्योर वेराइटी विदाउट मिक्सचर वी कॉल प्योर कल्चर। समझ में आया? तो ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं या ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो है वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स के पर्टिकुलर टाइप को अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उसको हम प्योर टाइप ऑब्टेन करेंगे, और प्योर टाइप ऑब्टेन करने के बाद फिर हम लोग उसका पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जो टेक्निक्स होते हैं वी कॉल मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। नॉर्मली ये जो है टेक्निक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीक विल सी दिस वन, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, फंगाई, फंगल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या है फंगाई के, वायरसेस क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है वायरसेस के, और उसके टाइप्स क्या है। तो इतना ही पार्ट रहेगा फॉर टुडेज लेक्चर, टुडेज सफिशिएंट। Now it's a time for your attendance. यहाँ पे मैं दोनों लेक्चर का अटेंडेंस मार्क करने वाला हूँ, लेकिन फाइनली अभी जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा ओनली फर्स्ट लेक्चर का अटेंडेंस, और सेकंड लेक्चर का अटेंडेंस सर एक बार रिवाइज कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, और कुछ चेंजेस है तो उसमें कर देंगे। ठीक है, इट्स अ टाइम सेविंग मेजर एक्चुअली। ओके, गिव योर अटेंडेंस। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। 2, प्रेजेंट सर। 3, प्रेजेंट सर। 4, रोल नंबर 4, 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर। 9, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। 12, प्रेजेंट सर। 13, प्रेजेंट सर। 14, प्रेजेंट सर। और फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स आए, पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी एचईसीपी। क्या रीजन था? इतने बाकी कंपैरिजन में तो मैं देखता हूं कि इंप्रूवमेंट ही है, इंप्रूवमेंट है। क्या रीजन है? कॉपिंग का प्रैक्टिस अच्छा, हाँ कॉपिंग का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया था, ये बाकी के एग्जाम्स की वजह से, लास्ट पेपर होने की वजह से अच्छे से कॉपिंग वाला मैटर जो है, या एक दूसरे को हेल्प करने का अच्छे से हो गया था, ऐसा कुछ था? हाँ बोलिए, कोई तो एक बोलिए, कोई अभी बात कर रहा था। तो आपने जो क्वेश्चन डाले थे वो क्विज में भी थे। क्विज हाँ। में भी थे और वीडियोस बहुत आपके हेल्पफुल हुए सर। हाँ सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, हाँ मुझे तो वही रीजन लग रहा था कि मैंने जो क्विज में जितने क्वेश्चंस दिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्विज में दे दिए थे,
ताकि ऐसा ना हो कि कोई नया क्वेश्चन आपको लगे, और जो सिंसियरली कर रहा है, सिंसियर, इवन मैंने पीछे डेट्स भी बढ़ा के आपको दिए थे क्विज वाले कि सभी लोग वो अटेंड करो, ताकि एटलीस्ट एक बार आप देखो उसको तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, नहीं क्या?